सुबह की वजह है 10। नमस्ते, मैं राशिद। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया है। विकास दुबे एनकाउंटर की हर एक डिटेल आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। विकास दुबे एनकाउंटर की हर खबर सबसे पहले इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है। उज्जैन से लेकर कानपुर यूपी पुलिस और एसटीएफ के कमांडोज आ रहे थे, लेकिन कानपुर से ठीक पहले भौती गांव के पास में हादसे का शिकार हुई विकास दुबे की कार। विकास दुबे ने भागने की कोशिश की, विकास दुबे को रोका गया तो फिर एक पुलिस वाले की पिस्तौल लेकर पुलिस वालों पर ही फायरिंग करने लगा विकास दुबे। 4 पुलिस वाले घायल हुए हैं और इसी एनकाउंटर में विकास दुबे के सीने में 3 गोली लगी। कानपुर के हैलेट हॉस्पिटल उसे लेकर के जाया गया और विकास दुबे को वहां पर डेड डिक्लेयर कर दिया गया। आईजी जोन मोहित अग्रवाल ने क्या कहा, ये आप सुने। और यूपी पुलिस के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं और इलाके के एसपी, इन सभी को एक बार सुने, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अभियुक्त को जब लाया जा रहा था तो रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पलट गई और उसी में उसने जो पुलिसकर्मी घायल हुए थे उनका पिस्टल छीन के भागने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस पार्टी ने उसको चारों तरफ से घेर के कॉम्बिंग करके उसको आत्मसमर्पण कराने की कोशिश की, जिसमें उसने जवाबी फायरिंग किया और आत्मरक्षा में पुलिस ने जो गोलियां चलाई, उस जो अभियुक्त है उसको अस्पताल लाया गया है। यहाँ पे डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। हमारे जो विवेचक थे पचौड़ी जी, उनकी पिस्टल छीन करके जो है भागने की कोशिश किया, जिसमें एक मुठभेड़ हुई, जिसमें दुर्दांत अपराधी जो हैं विकास दुबे घायल हुआ, जिसको अस्पताल में जाते हैं उसको डेड डिक्लेयर किया गया। डिक्लेयर डेड कर दिया गया? हाँ, कर दिया गया जो है। एक बात जो पूरे घटनाक्रम के पीछे रह जाती है कि वो कौन सफेद पोश हैं जो योगी सरकार में उत्तर प्रदेश में इसके तार जुड़े हुए थे। क्या इसके पीछे इस तरह की भावना तो नहीं कि इस इनकाउंटर को इतनी जल्दी करने के पीछे सफेद पोशों को बचाना हो? कार पलटी है, सरकार न पलटे, इसका डर तो नहीं था? एक बार मैं पैनल को ओपन कर देना चाह रहा हूं, चूंकि एनकाउंटर को लेकर के कई सवाल उठाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के नेता, उनका कहना यह है कि गाड़ी नहीं पलटी बल्कि सरकार पलटने से बचाई गई है। प्रियंका गांधी ये कह रही हैं कि संरक्षण देने वाले आखिरकार कब सामने आएंगे। विकास दुबे का तो अंत हो गया, अपराधी का अंत हो गया, लेकिन अपराध को संरक्षण देने वालों का क्या? अब मैं पैनल को एक बार ओपन कर देता हूं। अतुल सक्सेना मेरे साथ में है, समाजवादी पार्टी के नेता। दीपक पांडे मेरे साथ में है, बहुजन समाज पार्टी के नेता। प्रियंका गुप्ता है, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और लखनऊ से रिपोर्ट कर रहे हैं विजय मिश्रा। और खुर्रम निजामी मेरे साथ कानपुर से है लाइव। सबसे पहले खुर्रम आपके पास आते हुए, चलिए खुर्रम के साथ, हाँ कनेक्टिविटी हो गई ना? हो गई है। खुर्रम, अभी मुझे ये बताएं कि पोस्टमार्टम के बाद शव को कहां पर रखा गया है? कानपुर पुलिस ऑफिशियल स्टेटमेंट कब तक जारी करेगी? और कानपुर पुलिस की तरफ से अभी तक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट क्या है? देखिए, सबसे पहला सवाल कि अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, अभी कोरोना टेस्ट खाली हुआ है। जो गैंगस्टर मारा गया है विकास दुबे, उसका खाली कोरोना टेस्ट हुआ है और उसकी रिपोर्ट कल आएगी। ये बताया जा रहा है कि थोड़ी देर बाद यहीं से उसकी डेड बॉडी को ले जाया जाएगा पोस्टमार्टम और उसका मॉर्चरी में इसकी डेड बॉडी रहेगी। और एक बात यहाँ इसलिए होती है कि अगर कोरोना की रिपोर्ट आनी तो पोस्टमार्टम फिर कैसे अभी हो सकता है, ये भी दीगर सवाल है। दूसरी बात ये है कि जो पुलिस यहाँ पर है, जो आईजी से हमारी बात हुई, जब उनसे हमने पूछा कि आप कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कब पूरा ऑफिशियली डिस्क्लोज करेंगे, तो उन्होंने कहा ये पूरा काम एसटीएफ का था, हमारा नहीं था, तो एसटीएफ बताएगा, आलाधिकारी बताएंगे। और उन्होंने ये भी संकेत दिया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकता है लखनऊ में हो, कोई बड़ा अधिकारी लखनऊ में करे। तो इंतजार करिए कि लखनऊ में कौन सा वो बड़ा अधिकारी है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएगा कि पूरा डिटेलिंग इसकी हमें बताएगा। तीसरी बात कि अभी इसकी डेड बॉडी अंदर है विकास दुबे का। आप देख सकते हैं यहाँ गहमा गहमी किस तरीके से पूरी पुलिस यहाँ तैनात है और थोड़ी देर बाद डेड बॉडी को ले जाएगा। ये पूरा वो हिस्सा है, यहाँ तक कि हम लोग को फिलहाल अलाउ किया गया है और अंदर जो है उसकी डेड बॉडी, जो आप दरवाजा सामने देख रहे हैं, उसके अंदर ही दूसरा है, वहाँ पर डेड बॉडी रखी गई है, उसको पूरा बंद कर दिया गया है काले। ओके, ठीक है खुर्रम निजामी, ठीक है। दोबारा लौट करके आते हैं आपके पास। अतुल सक्सेना, एनकाउंटर को लेकर के आपके जहन में क्या क्या सवाल आ रहे हैं? इधर उधर की बात नहीं करेंगे हम लोग, सिर्फ मुझे बताएं कि वो 5-6 सवाल क्या हैं जो एनकाउंटर को लेकर आप उठा रहे हैं। देखिए राशिद भाई, हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये जो बड़े ही सुनियोजित ढंग से जो ये विकास दुबे का एनकाउंटर करा गया है, ये भाजपा के विधायकों, सांसदों, मंत्रियों को, सफेद पोशों को बचाने की
केवल एक मुहिम थी। नहीं तो आप ये बताइए कि जो विकास दुबे इतनी सरलतम से अपने आप को गिरफ्तार उज्जैन में करा देता है और जब विवेचक उसे पकड़ करके लाते हैं तो वो भागने की कोशिश करता है और भभूति में उसे एनकाउंटर कर दिया जाता है। ये जनता को मूर्ख बनाने वाली बात है कि नहीं? अरे ये मीडिया को भी मूर्ख बना रहे हैं, ये जनता को भी मूर्ख बना रहे हैं। हम तो कहते हैं कि विकास दुबे की 5 साल की जो मोबाइल की सीडीआर है वो जारी सार्वजनिक करी जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके और जिसने भी भाजपा के जिन नेताओं ने भी संरक्षण देने का काम किया है उनके ऊपर भी कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई। दीपक पांडे शायद बताएंगे हमें, दीपक पांडे शायद हमें बताएंगे। दीपक पांडे, कौन कौन से यूपी के नेता हैं जिन्होंने विकास दुबे को संरक्षण दिया है आपके मुताबिक? वो तो सीडीआर विकास दुबे की आएगी और जो सारे लोग इंक्वायरी कर रहे हैं वो बताएंगे। विकास दुबे से मैं कनेक्टेड तो हूँ नहीं या आप कनेक्टेड है नहीं कि मैं आपसे पूछ लूँ, आप बता दें, मैं आप मुझसे पूछ ले और मैं बता दूँ। अच्छा ठीक है, ओके ठीक मीडिया के कैमरे उनके सामने, मीडिया के माइक्स उनके सामने। नरोत्तम मिश्रा को सुने आप। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कहेंगे तो क्या कहेंगे। हालांकि कल उन्होंने बहुत ज्यादा पीठ थपथपाई थी मध्य प्रदेश पुलिस की। कठोर सर, विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ है। सर विकास दुबे को एनकाउंटर में मारा गया, गाड़ी पलटी है, उसके बाद वो भागने की कोशिश कर रहा था जिसके बाद कानून ने अपना काम किया है। अफसोस और मातम की बात उन लोगों के लिए होगी जो लोग कल पकड़ लिया तो कह रहे थे कि जिंदा क्यों पकड़ लिया, आज मर गया तो कह रहे हैं कि मर कैसे गया, कई राज दफन हो गए। ये वो अफसोस कर रहे होंगे जो कल कुछ और कह रहे थे, आज कुछ और कह रहे हैं। कल दोनों जगह भाजपा की सरकार है ऐसा कह रहे थे। मित्रों, मध्य प्रदेश की पुलिस ने अपना काम किया, लेकिन गिरफ्तार करके उत्तर प्रदेश पुलिस के हवाले कर दिया। पूछ लो, आप नहीं, गैस बनती रहेगी। सर, मध्य प्रदेश पुलिस खुद चाहती थी कि जो विकास दुबे सुरक्षित पहुंचे ही ना। मध्य प्रदेश पुलिस उसको सीमा तक छोड़ के आई है। रात में उन्होंने अपनी सीमा की बॉर्डर से सुरक्षित उनको दे दिया है। आपके मध्य प्रदेश के गृह मंत्री को सुन रहे थे आप, जिन्होंने ये कहा कि देखिए मध्य प्रदेश की पुलिस ने अपना काम किया है। मातम वो लोग बनाए जो ये कह रहे थे कि कल अगर पकड़ लिया तो जिंदा कैसे पकड़ लिया और अब अगर मारा गया तो मारा कैसे गया, उसके सीने में कई राज दफन हो सकते हैं। अपनी बात कहना जब शुरू की नरोत्तम मिश्रा ने तो फिर उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। मुस्कान, हालांकि अब उस मुस्कान के पीछे भी कई कहानियां हो सकती हैं। आगे हम इसके बारे में बातचीत करेंगे। हाँ दीपक जी, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात आगे बढ़ाएं। बिल्कुल राशिद भाई, देखिए आप पूछ रहे थे कि किसके किसके संबंध है, तो ये तो न्यायालय और जो जांच प्रक्रिया से नाम आएंगे उसी को पता चलेगा। विकास दुबे से न डायरेक्ट आपका संबंध था न मेरा संबंध है, तो हम लोग कैसे बता सकते हैं कि उसके साथ मेरा तो कम से कम नहीं है, मेरा तो कम से कम नहीं है, बाकियों का तो मैं नहीं जानता। लेकिन सुन, जो देखिए, जो अपने पत्रकारिता करियर में मैंने जाना है, यूपी में बसपा सरकार के दौरान विकास दुबे ने बिल्हौर में, शिवराजपुर में, रनिया में, दीपक जी को और बाकी सभी पैनल को एक बार स्क्रीन पर भी रखें, बिल्हौर में, शिवराजपुर में, रनिया में, चौबेपुर में, कानपुर नगर में अपना रसूख कायम किया। अगर तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में, कई जमीनों पर अवैध कब्जे किए तो बीएसपी की सरकार में, जेल में बंद रहते हुए हिस्ट्री शीटर विकास दुबे ने शिवराजपुर से नगर पंचायत चुनाव लड़ा तो बीएसपी की सरकार में। ऐसा क्यों? संयोग ही होगा मेरे ख्याल से। नहीं, संयोग नहीं, आपको मैं बता रहा हूँ। आप नगर पंचायत का चुनाव जेल में रह करके, पहला विकास दुबे आतंकी नहीं था कि जिसने चुनाव लड़ा हो और जीता हो। और आपको बता दें वो विकास दुबे जो है बसपा के सिंबल पे चुनावी नहीं लड़ता। और आपको ये भी बता दें कि बसपा कभी भी नगर पंचायत का चुनाव अपने सिंबल पे नहीं लड़ाती, आपको पता। अरे दीपक भाई देखिए, मैं एक बात कहता हूँ ना, मैं बड़ा खांटी यूपी वाला हूँ। मुझे पता है कि जब पंचायत का या नगर पालिका परिषद का या जब इस तरह का चुनाव लड़ा जाता है ना, सीधे तौर पर सिंबल नहीं होता है, लेकिन देखिए बैकअप दिया जाता है। और अगर और भी आपको सबूत चाहिए ना, 2006 का वो इंटरव्यू देखे ना आप, हरिकिशन श्रीवास्तव पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानता था। क्या बात कर रहे हैं आप भी दीपक जी?
क्या दीपक जी, क्या बात कर रहे हैं आप भी? बिल्कुल, आप तो ऐसा कह रहे हैं सामने से एक सफेद रंग की कार जा रही है और आप देख करके कह रहे हैं नहीं ये काली कार है। नहीं, आप भी तो वही बात कर रहे हैं कि सागा का नाम लिया उसी वीडियो में 2 बीजेपी विधायक का नाम लिया, तो नहीं बोल रहे हैं। और जो हमारे इस समय प्रमुख गृह सचिव हैं, उनके पिताजी के साथ उसके जो खजांची की फोटो आती है, आप उस फोटो को दिखा करके एक बार भी नहीं पूछ रहे हैं कि योगी से कि ये आपके निजी। ये वही वाली बात है जो मैं हमेशा कहता हूं कि मेरा अगर गैंगस्टर है तो वो नेता है और तेरा गैंगस्टर अगर है तो वो अपराधी है। मेरे ख्याल से महेश वर्मा के पास भी जाना चाहिए। महेश जी, कल को लोग सवाल उठा रहे थे कि आखिरकार जिंदा कैसे पकड़ लिया, आज को सवाल उठा रहे हैं कि एनकाउंटर अगर हुआ है तो कई राज दफन होकर के चले गए हैं। अखिलेश यादव ये क्यों कह रहे हैं कि ये गाड़ी नहीं पलटी है बल्कि बीजेपी की सरकार पलटने से बच गई है? क्या विकास दुबे के सीने में वाकई में आपकी पार्टी का कोई बहुत बड़ा राज था जैसा अखिलेश कहना चाह रहे हैं? प्रियंका जी, उसके बाद आपसे सवाल होगा। आपने मेरे से सवाल पूछा? महेश जी, बिल्कुल आपसे ही सवाल है। और देखिए, मैं कह रहा हूं कि दीपक जी को अगर विकास दुबे की मौत पे अगर अफसोस है तो ये अफसोस जताएं, उससे मैं इनको मना नहीं कर सकता। इनको अफसोस जतानी चाहिए। इनकी पार्टी का जो इतिहास भूगोल रहा है वो इसी तरह के दुर्दांत अपराधियों के साथ इन लोगों का साठ गांठ रहा है। निश्चित रूप से ये उसको अगर लेकर इनको कुछ अगर तकलीफ है तो ये कहें, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक आतंक का जो राज था, जिस तरह से उसने आतंक कायम करने की कोशिश करी, याद करिए उस दिन जिस दिन हमारे 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए और जिस दुस्साहस और जिस तरह का उसने एक आतंक और कोहराम मचाने की कोशिश करी, पूरे प्रदेश को उसने पूरे अपने आतंक के नहीं, कई चीजें हैं महेश जी। देखिए, कई चीजें हैं। एनकाउंटर या विकास दुबे के मारे जाने पर तो कम से कम कोई सवाल नहीं उठा रहा। कह रहा है कि इतना दुर्दांत अपराधी अपना अंजाम उसने भुगता है जितने गुनाह उसने किए हैं। 8 पुलिस वालों का कातिल, उसे अंजाम तक पहुंचाना बेहद जरूरी था, यह पूरे हिंदुस्तान का मानना है। लेकिन साथ ही पूरा हिंदुस्तान का एक सवाल और भी है। विकास दुबे के पॉलिटिकल कनेक्शन रहे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरोक्रेट्स के साथ में कनेक्शन रहे हैं, माइनिंग इंडस्ट्री वालों के साथ में रहे हैं, जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के साथ भी रहे हैं। अगर विकास दुबे को इंटेरोगेट किया जाता, उससे पूछा जाता, 3rd डिग्री दे करके उससे पूछा जाता, कई बड़े राज खुलते और इसी वजह से, इसी डर की वजह से उसका एनकाउंटर करा दिया गया। ये प्रदेश का और देश का एक तबका सवाल उठा रहा है, ये मेरा सवाल नहीं है। नहीं साहब, ये तो राजीव भाई मैं आपको निश्चित रूप से कह रहा हूँ, उसका नाम था विकास दुबे और वो जिस तरह का अपराधी था और जितना शातिर अपराधी था, उसने जब उसको वहाँ महाकाल में पकड़ा गया और जिस अंदाज में, अरे मैं विकास दुबे कानपुर वाला, फिर वो कह रहा अरे क्या कर रहे हो, तो वो हर तरह से लोगों को ट्रैप में, झांसे में, और उसके मुंह से निकली हुई बातें, कानून में अपराधी के मुंह से कोई भी बात जो निकलती है वो सच नहीं माना जाता है जब तक कि कोई एविडेंस ना हो, जब तक उसका सपोर्ट और सबूत ना हो। अब सवाल है कि वो किन किन चीज़ों को किस तरह से ट्रैप करता अपनी चीजों को ठीक करने में और अपने आप को। ठीक है, बहुत तेजी में क्विकली चलेंगे क्योंकि अरविंद जी भी जुड़ गए हमारे साथ। लेकिन खुर्रम, आपके पास कोई क्विक रिपोर्ट है क्या? आपके पास मैं हलचल देख पा रहा हूँ, बहुत जल्दी बताएं, कानपुर की रिपोर्ट क्या है? बिल्कुल राशिद, और जब तक खुर्रम बोल रहे हैं तब तक उमेश श्रीवास्तव जी को भी रेडी करें, फॉर्मर डीआईजी उमेश श्रीवास्तव रेडी करें उन्हें भी। जी आप देखिए, यहाँ पर उसकी डेड बॉडी निकाली जा रही है विकास दुबे की, और उसको एम्बुलेंस यहाँ ले आई है और मोर्चरी ले जा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि अभी इसकी कोरोना रिपोर्ट नहीं आई है, तो हो सकता है मोर्चरी में इसकी डेड बॉडी को रखा जाए और कल जब इसकी रिपोर्ट आ जाएगी, कोरोना पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है, उसके बाद उसका पोस्टमार्टम होगा। क्योंकि अभी इसकी रिपोर्ट नहीं आई है, अगर पॉजिटिव होगा और उस बीच पोस्टमार्टम हो गया तो डॉक्टर्स के लिए दिक्कत होगी। तो लिहाजा मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि अभी कल तक ऐसा करना पड़े पोस्टमार्टम होने का, उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी। लेकिन पहले जो आएगी वो आएगी इसका कोरोना रिपोर्ट। जब तक कि कोरोना रिपोर्ट नहीं आती इसकी कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तब तक की आगे प्रक्रिया नहीं होगी, जैसा कि अभी तक की जो प्रोटोकॉल है। लेकिन ये स्पेशल केस मानते हुए अगर इसका पोस्टमार्टम होता है तो बात है, बहुत सारे प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे डॉक्टर्स को कि कहीं अगर ये पॉजिटिव निकला तो वो संक्रमण उस तक ना पहुंच सके। तो ये हलचल वही आप देख सकते हैं, पुलिस का हलचल बढ़ गई है। एम्बुलेंस आप देख सकते हैं, एम्बुलेंस को यहाँ तक लाया जा रहा है कि उनको मालूम है कि उसको लंबा डेड बॉडी को नहीं ले जा सकते, इसलिए यहाँ तक डेड बॉडी लाया जा रहा है। 2 वजह है, एक तो बहुत से लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे थे डेड बॉडी बाहर आने का, और दूसरी बात ये है कि वो कोरोना
पॉजिटिव है या नेगेटिव ये नहीं मालूम है, तो अगर किसी कांटेक्ट में आता है तो दिक्कत हो सकती है। यही वजह है कि ज़्यादातर अधिक से अधिक प्रिकॉशंस लिया जा रहा है। ये देखिए आप, एम्बुलेंस का दरवाज़ा खोल दिया गया है और बहुत जल्दी यहाँ से देखेंगे आप, अगर आप इधर देख सकते हैं खोल दिया गया और अब थोड़ी देर में डेड बॉडी निकलेगी। आप देख सकते हैं तैयारियां शुरू हो चुकी है। यहाँ से विकास दुबे जो डेड क्रिमिनल है जिसने 8 पुलिसकर्मियों को शहीद किया, जो डॉक्टर्स हैं वो अपना पूरा प्रिकॉशंस ले रहे हैं ताकि की रिपोर्ट आए कहीं उसकी पॉजिटिव आए तो जाहिर सी बात है कि उनको कोई कांटेक्ट ना हो सके। तो अब देखने वाली बात यह है कि क्योंकि यहाँ भीड़ बहुत है उतनी ज्यादा। अब आप देख सकते हैं विजुअल्स अंदर के एम्बुलेंस से, आप विजुअल देख सकते हैं किस तरह की तैयारी की जा रही है और पुलिस वाला एक अंदर है, एक और पुलिस वाला अंदर है। जाहिर सी बात है कि अब इसको यहाँ से हटाया जा रहा है, डेड बॉडी को मोर्चरी लेकर रख दिया जाएगा। उसके बाद कोरोना रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद इसका पोस्टमार्टम हो सकता है, जो प्रोटोकॉल कह सकता है, जो प्रोटोकॉल कहता है। तो अब देख रहे हैं कि क्या रिपोर्ट का इंतजार किया जाएगा या फिर आज ही उसका पोस्टमार्टम होगा, ये देखने वाली बात होगी। राशिद, ओके ठीक है। खुर्रम मैं एक बार चाहूंगा कि अपनी कनेक्टिविटी को आप ठीक करें क्योंकि बहुत ही ताज़ा तस्वीरें आपके जरिए आ रही हैं और कानपुर में हमें लगातार बने रहना बेहद जरूरी है। मैं अपनी पीसीआर की टीम से गुजारिश करूंगा कनेक्टिविटी ठीक कराई जाए। इस बीच हमारे साथ में अजय शुक्ला भी, मेरे चीफ एडिटर ITV नेटवर्क अजय शुक्ला जी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अजय जी, आपके पास आते हुए प्रियंका जी उसके बाद आपके पास आऊंगा। मुझे पता है काफी देर से आप इंतजार कर रही हैं, तहे दिल से माफी मांगूंगा, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि सभी के पास में वक्त पे जाना बहुत जरूरी होता है। आता हूं आपके पास, रहिए हमारे साथ। अजय जी, एनकाउंटर को लेकर के जितने सवाल उठाए जा रहे हैं अभी के लिए, वो सवाल कितने जायज आपको समझ में आते हैं? जैसे कहा यह जा रहा है कि एक पांव में रॉड डला था तो भाग कैसे सकता है, इतना दुर्दांत अपराधी था तो हाथ क्यों नहीं बांधा गया, हथकड़ी क्यों नहीं पहनाई गई, होल्स्टर में होती है पिस्टल को निकालना इतना आसान होता है क्या, और अगर एनकाउंटर हुआ है भागते हुए सीने में गोली कैसे लगी? नहीं, बिल्कुल सही है। देखिए एक चीज राशिद, मैं चूंकि क्राइम रिपोर्टर रहा हूँ, एक लंबे अरसे तक लखनऊ में ही क्राइम रिपोर्टिंग की है, इन सारी चीजों को मैं देखता रहा हूँ कि क्या है और कैसे होता है। तो इन सारी चीजों को मुझे 97 का एक किस्सा याद आता है। मैं लखनऊ में उन दिनों क्राइम रिपोर्टर होता था। रात को मैं अपने घर जा रहा था, पता चला कि कृष्णानगर थाने में किसी को उठाया है। ये नहीं पता चला किसको उठाया है। जाके मैं पहुंच गया, थाने ही पहुंच गया। पुलिस अफसर कोई फोन नहीं उठा रहे थे, तो मैं पहुंच गया, थाने पहुंचा तो सारे पुलिस अफसर वहीं थे। पता चला कि एयरपोर्ट से उन्होंने किसी को पकड़ा है। उस समय श्री प्रकाश शुक्ला का बड़ा वो चल रहा था, लेकिन जिसे पकड़ा था वो गोरखपुर का एक बड़ा दुर्दांत अपराधी उस समय हुआ करता था, श्रीपद दाढ़ी। उसके खिलाफ जो है 700 मामले करीब पेंडिंग थे। तो ऐसी स्थिति में ये माना गया कि श्री प्रकाश शुक्ला नहीं बल्कि श्रीपद दाढ़ी पाया गया और वो पूरे नेपाल में और उधर पूर्वांचल में एक बड़ा अपराधी था। अगले दिन दिखाया गया कि उसे कोर्ट ले जा रहे थे और कोर्ट ले जाते वक्त जो है उसके लोगों ने अटैक किया और उसे मार दिया गया। इस पूरी कहानी का झोल मुझे पूरा याद है क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें आंखों देखी थी। तो तमाम सारी चीजों को मैं देखता आया हूँ। अभी कल जो है जिस तरीके से किया, इसी का दूसरा जो साथी था मिश्रा, जिसको फरीदाबाद से पकड़ा था और वहां पर भी यही दिखाया कि उसने उसकी पिस्टल छीन ली और भागने की कोशिश में था और मार दिया गया। सेम स्टोरी यही यहाँ पर गाड़ी पलटने का और ड्रामा किया गया है। तो आप एक चीज सोचिए, यदि उसे भागना होता तो बिल्कुल जायज है सवाल, क्योंकि इसमें इसलिए क्योंकि ये बार बार आ रहा था कि इसका राजनीतिक कनेक्शन, राजनीतिक संरक्षण, राजनीतिक बातें आ रही थी। यदि ये पकड़ा जाता, इसका इंट्रोगेशन होता, कल के दिन हो सकता है इसकी इन्वेस्टिगेशन कहीं किसी बड़ी दूसरी एजेंसी चली जाती। उस स्थिति में उत्तर प्रदेश के तमाम सारे सियासी लोग फंसते, उत्तर प्रदेश के बाहर के भी कुछ सियासी लोग फंसते, तमाम पार्टियों के लोग फंसते। इसलिए उसको जमानबंद कराने का यही सब। जी ठीक है अजय जी। अरविंद चतुर्वेदी के पास में चलते हैं। अरविंद जी, यूपी पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी देर में होने वाली है और जो इशारा कर रहे हैं अजय शुक्ला जी, विकास दुबे के सीने में किन किन के कितने राज? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री ने अपने यहां आला अफसरों की बैठक बुला रखी है। डीजीपी वहां पहुंच चुके हैं, उसके अलावा अपर गृह सचिव अवनीश अवस्थी भी वहां पहुंच चुके हैं और जो आईजी और बाकी लोगों से फीडबैक लिया जा रहा है कि जो जितने भी सवाल खड़े किए जाएंगे जी
और आपको ये समझना पड़ेगा राशिद कि सवाल तो बहुत सारे हैं, सवाल तो बहुत सारे हैं और उनके जवाब इनको देने पड़ेंगे, क्योंकि पूरे देश और पूरे मीडिया की नजर इस पे है और पॉलिटिकल पार्टीज की भी नजर है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने एक अभियान चला रखा है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका भी एक दायर की जा चुकी है। यानी बहुत सारे मोर्चों पे सरकार को लड़ना पड़ेगा, पुलिस को लड़ना पड़ेगा, क्योंकि विकास दुबे गाड़ी पलटने के बाद जिस तरीके से कहा जा रहा है, अगर हम किसी को बता भी दें कि गाड़ी पलटने वाली है तो आप राशिद खुद साधारण तरीके से समझिए कि वो खुद अपने आप को ठीक तरीके से चैतन्य अवस्था में नहीं रख सकता। यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि गाड़ी पलट गई, वहां पर जो पुलिसकर्मी घायल थे, विकास दुबे ने उन घायल पुलिसकर्मियों से, जो खुद घायल था, विकास दुबे घायल पुलिसकर्मियों से पलटी हुई गाड़ी से पोलिस्टर से पिस्टल निकालता है और भागता है और गोली चलाता है पुलिस वालों पे। और गोली आप देखिए, पुलिस वाले 4 घायल बताए जा रहे हैं, उनके बारे में अभी सरकार की तरफ से कोई डिटेल नहीं दी गई। ये कहा गया कि वो कल्याण जी 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 हमारे जो साथी थे और जो अधिकारियों की हत्या की थी, जो शहीद हुए थे, अब उन्हें उनकी आत्मा को शांति मिली होगी और मुझे भी थोड़ा सुकून मिला है। इससे अब पुलिस का थोड़ा जनता में विश्वास पैदा हुआ है और सरकार और पुलिस का थोड़ा इकबाल बुलंद हुआ पुलिस में। और अब जो आगे से ऐसे अपराधी सर उठाएंगे उनका भी यही असर होना चाहिए। अजय कश्यप को सुन रहे थे आप। अजय कश्यप वो कांस्टेबल हैं। 2 और 3 जुलाई की रात जो उस टीम का हिस्सा रहे, जो एनकाउंटर करने के लिए कानपुर देहात के बिकरू गांव में जो पुलिस टीम पहुंची थी। अजय कश्यप को भी आप सुन रहे थे। लेकिन मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान, फॉर्मर डीआईजी यूपी पुलिस उमेश श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। उमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना बेशकीमती समय देने के लिए। उमेश जी, मेरा पहला सवाल यह है कि एनकाउंटर को लेकर के जितने भी सवाल उठाए जा रहे हैं, आप बतौर एक फॉर्मर डीआईजी इसको किस तरीके से देखते हैं? खारिज करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, एनकाउंटर एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगर किसी बदमाश को पकड़ा जाता है और बदमाश पकड़ने के दौरान अपने को एस्केप करने की कोशिश करता है, भागता है, पुलिस वालों पे फायर करता है, तो ये हमारा संविधान प्रदत्त अधिकार है कि पुलिस उसी को रिटेलिएट करे और इसी प्रक्रिया में ये बदमाश मारे जाते हैं। विकास दुबे भी इसी प्रक्रिया में मारा गया जब इसने पुलिस की वेपन छीन के पुलिस पे फायर करने का प्रयास किया, तो उसी प्रक्रिया में मारा गया। इसको किसी गलत दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। और आप सब जानते हैं कि अगर कोई अपराधी उमेश जी, दृष्टिकोण हमारा गलत नहीं है। उमेश जी समझिएगा, दृष्टिकोण हमारा गलत नहीं है। एक दुर्दांत अपराधी, क्या उसे बिना हथकड़ी के लाया जाता है? इतने कीचड़ में एक पांव में रॉड है और इतना ओवरवेट विकास दुबे है, क्या भाग सकता है? ये अगला सवाल है। पिस्टल होल्स्टर में होती है, इतना निकाल लेना इतना आसान होता है क्या? एक्सीडेंट के बाद झड़प इतनी आसान होती है क्या? और सवाल इसलिए उठ रहे हैं, पॉलिटिकल कनेक्शन उमेश जी, पॉलिटिकल कनेक्शन के राज जो दबे हुए चले गए, इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। जो राज दबे हुए चले गए उनके बारे में तमाम मोबाइल फोन होंगे, तमाम और भी एविडेंस होंगे जिनको कि बाद में इन्वेस्टिगेट करके सामने लाया जा सकता है। लेकिन अगर किसी की जान पे बनाए, इतना बड़ा अपराधी था, 8 पुलिस वालों को मारे था, उसको ये अंदाजा तो था कि पुलिस हमारे साथ कोई बहुत अच्छे तरीके से पेश नहीं आने वाली है, तो सतर्क रहा होगा और इसी कारण से वो पुलिस की पिस्टल या रिवॉल्वर छीन सका और छीन के उसने कोशिश की। कोशिश सफल नहीं हुई लेकिन कोशिश की और उसी फायरिंग की प्रक्रिया में, काउंटर फायरिंग में वो मारा गया। इसमें बहुत बिटवीन द लाइंस पढ़ने की या बहुत इधर उधर जाने की मेरा ये अनुरोध है कि बहुत ज्यादा इसकी आवश्यकता नहीं है। एक बड़ा बदमाश था, मारा गया, एक आतंक का अंत हुआ। आतंक का अंत हुआ, ये कहना है फॉर्मर डीआईजी उमेश श्रीवास्तव का। उमेश जी, आप हमारे साथ में रहें। प्रियंका जी बहुत देर से इंतजार कर रही हैं। प्रियंका जी, एक तरफ तो एनकाउंटर पर सवाल उठाना, लेकिन आपको लगता नहीं कि इतना दुर्दांत अपराधी, इतना क्रूर अपराधी, जिसने ये तक भी सोच लिया कि 8 पुलिस वालों की हत्या करने के बाद उनका शव कुएं में डाल करके जला देगा, पुलिस थाने में घुस करके संतोष शुक्ला जैसों की हत्या को अंजाम दे देगा, कानपुर ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि यूपी की सीमा से बाहर जाकर के अपने अपराध को फैला रहा था। आपको लगता नहीं कि इतने बड़े आतंक का अंत हुआ है यूपी पुलिस के लिए बड़े कामयाबी के तौर पर? देखें, सिर्फ और सिर्फ सवाल उठा लेना किस हद तक जायज है? प्रियंका जी,
देखिए, सबसे पहला सवाल ये है कि अगर वो इतना बड़ा हिस्ट्री सीटर था या बात पूरी करेंगी प्रियंका जी, अपनी बात पूरी करेंगे, एक बार पूरी स्क्रीन पर लेकर के आई है ये तस्वीरें। प्रियंका जी आप भी देखें, दीपक पांडे आप भी देखें, ये घायल पुलिसकर्मी है एनकाउंटर में जो घायल हुए, एनकाउंटर में घायल पुलिसकर्मी की तस्वीरें आप देख सकते हैं। झड़प में घायल पुलिसकर्मी अभी आपको नजर आ रहे हैं। फिर से आप देखें, एनकाउंटर में विकास दुबे के साथ झड़प में घायल पुलिसकर्मी की तस्वीर अभी आपको नजर आ रही है। शर्ट पर दाईं तरफ खून के निशान हैं और अभी पूरी तरह से होश में ये पुलिस वाला नहीं है। ये शायद जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, अगर मुझे बैज नजर आए तो समझ में आएगा ये कांस्टेबल है या एसआई लेवल का कोई पुलिस का जवान है। लेकिन अभी आप देख सकते हैं 4 चूंकि पुलिस वाले के जवान घायल हुए हैं, कानपुर के हॉस्पिटल में उन्हें लेकर के आया जा रहा है। इसी एम्बुलेंस में 4 पुलिस के जवान जो कि घायल हुए हैं विकास दुबे के साथ एनकाउंटर में। मेरे ख्याल से प्रियंका गुप्ता जी, अब आपको सबूत की इससे ज्यादा जरूरत नहीं होनी चाहिए। प्रियंका जी, सबूत की जरूरत तो नहीं होगी ना? ये पुलिस वाले भी घायल हैं, उनकी शर्ट पर खून के निशान है। समय की स्थिति को हम बिल्कुल भी बयान नहीं कर सकते कि किस तरह से क्या प्रक्रिया रही होगी, किस तरह से उन्होंने अपना बचाव किया होगा और किस तरह से क्या जो है फाइट हुई होगी। लेकिन अभी जो सवाल है वो ये है, क्या विकास दुबे के साथ वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, वो सारे जो राज हैं वो दफन हो जाएंगे, या ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और इसके साथ में जो भी लोग उसमें संलिप्त हैं, जिन्होंने भी उसे संरक्षण दिया हुआ है, एक अपराधी को जो संरक्षण देता है, क्या वो पूरी तरह से सामने आएगा, या वो राजनीति की जो संरक्षण में जिस संरक्षण से वो आज तक बताएंगे, शायद उमेश जी बेहतर बताएंगे। उसके बाद मैं अजय जी के पास में चलूंगा। उमेश जी, विकास दुबे यूपी में कैसे बनते हैं? मुन्ना बजरंगी यूपी में कैसे बनते हैं? मुख्तार अंसारी कैसे बनते हैं? अतीक अहमद कैसे बनते हैं? ब्रिजेश सिंह कैसे बनते हैं? धनंजय सिंह कैसे बनते हैं? कैसे बनते हैं ये सब? श्री प्रकाश शुक्ला कैसे बनते हैं? अभय सिंह जैसे कैसे बनते हैं? ये यूपी में इस तरह का गैंगस्टर बनने का प्रोसेस क्या है सर? ये प्रोसेस तो आप भी बेहतर समझते हैं। कोई अपराधी जब छोटे से बड़ा बनता है धीरे धीरे, तो तमाम लोग, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो चाहे पुलिस के लोग हो, अपने फायदे के लिए उस अपराधी का इस्तेमाल करते हैं। और जब वो अपराधी बड़ा बन के देखता है कि यार अपराधी बनने के बाद भी मुझे इन्हीं के पीछे रहना है, तो उस अपराधी ने राजनीति ज्वाइन करना शुरू किया। ये राजनीति के अपराधीकरण की एक प्रक्रिया पिछले 20 वर्षों से शुरू हुई है, जिसमें कि अपराधी पहले अपराधी होता है और धीरे धीरे जब उसका नाम बड़ा हो जाता है, पैसा उसके पास हो जाता है, तो राजनीति ज्वाइन कर लेता है और राजनीतिक व्यक्ति बन जाता है। अच्छा, यानी यूपी की राजनीति में कोई फिल्टर है? यानी यूपी की राजनीति में कोई फिल्टर है? महेश जी, यूपी की राजनीति में कौन सा फिल्टर है कि बिल्कुल छन करके? देखिए, मैं तो ये जानता हूँ अश्विन भाई कि अपराध और अपराधी इसको किसी भी तरह से बढ़ावा देने का मतलब है कि समाज के सामने एक चुनौती पैदा करना। नहीं, बढ़ावा कौन देता है महेश जी? बढ़ावा कौन देता है? 2017 वाला वीडियो तो देखा है ना महेश जी? 2017 वाला वीडियो देखा है ना आपने, जहां पर विकास दुबे बिल्हौर से बीजेपी विधायक भगवती प्रसाद सागर का नाम ले रहा है, बिठूर से बीजेपी विधायक अभिजीत सिंह सांगा के नाम का जिक्र कर रहा है, ब्लॉक प्रमुख राजेश कमल के नाम का जिक्र है, जिला पंचायत अध्यक्ष गुड्डन कटियार के नाम का भी जिक्र है। क्यों ना ये कहा जाए, कनेक्शन तो बीजेपी के साथ में भी रहे हैं महेश जी, इनकार तो नहीं कर सकते आप। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वो कल को राहुल गांधी जी का नाम ले ले, कल को वो प्रियंका जी का नाम ले ले, कल को वो अखिलेश यादव जी का नाम ले ले, कल को वो मायावती जी का नाम ले ले, तो नाम लेने से कोई आदमी जो है उसके साथ होने का कोई दावा नहीं किया जा सकता है। ये आरोप लगाना, इस तरह के आरोप लगाकर आप मान नहीं रहे हैं, आप मान नहीं रहे हैं। मैं इसीलिए कहता हूँ ये मत किया कीजिए कि तेरा गैंगस्टर तो गैंगस्टर और मेरा गैंगस्टर जो है वो अपराधी नहीं, मेरा गैंगस्टर जो है नेता हो जाता है। अजय शुक्ला शायद बेहतर बता पाएंगे। अजय जी, ये कौन सा यूपी की पॉलिटिक्स में फिल्टर होता है? मुख्तार अंसारी को फिल्टर मिल गया, गाजीपुर से चुनाव लड़ लिया। धनंजय सिंह को फिल्टर मिला तो रारी और जौनपुर से चुनाव लड़ लिया। अभय सिंह को फिल्टर मिल लिया तो अवध क्षेत्र से जाकर के चुनाव लड़ लिया। अतीक अहमद को फिल्टर मिला तो जाकर के एक नई पार्टी बना ली। ये फिल्टर कैसा होता है यूपी के पॉलिटिक्स का? राशिद, देखिए एक चीज, इसको एक बड़े लंबे समय, जैसा अभी उमेश जी ने बताया कि पिछले 20 सालों में, 20 साल नहीं, मैं कहता हूँ 30 सालों में, पिछले 30 सालों में यही प्रक्रिया चली है यूपी के अंदर कि किस तरीके से राजनीति में अपराधियों को लाया जाए, उनके जरिए जीतने की एक सीढ़ी बनाई जाती है, और जब वो इस स्थिति में खड़ा हो जाता है कि कल के दिन उनकी विधानसभा सीट के लिए, उनकी लोकसभा सीट के लिए वो चैलेंज हो सकता है, तो उसको मारने का क्रम किया जाता है। जिन लोगों को नहीं मार पाया जाता है वो सब
इस तरीके से जो बच निकलते हैं वो सांसद विधायक माननीय हो जाते हैं। तो ये प्रक्रिया पिछले 30 साल से। अजय जी आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि बहुत तेजी के साथ में, माफी के साथ आपको रोकना पड़ रहा है, बहुत तेजी के साथ में ग्राउंड रिपोर्ट्स भी हमारे पास में आ रही है। पंकज मंडल, इंडिया न्यूज संवाददाता, लखनऊ में विकास दुबे की मां के घर से इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। पंकज मंडल, विकास दुबे की मां कहां है? क्योंकि कल विकास दुबे की मां ने यह कहा कि महाकाल ने जान बचा ली मेरे बेटे की। विकास दुबे की मां ने यह कहा था कि अब जो होना है वो देखा जाएगा। क्या विकास दुबे की मां से आपकी बात हुई है? देखिए, कल की बात करें तो कल साफ कर दिया था कि कहीं ना कहीं उन्होंने भगवान का शुक्रिया अदा किया था कि भगवान महाकाल ने मेरे बेटे की जान बचा ली। लेकिन उसके बाद जिस तरीके उसकी गिरफ्तारी हो, गिरफ्तारी के बाद अब उसको आज कानपुर लाया जाता है और बीच में ही गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। उसके बाद फिर विकास दुबे की इनकाउंटर की खबर आई साफ तौर पर कहीं ना कहीं। लेकिन अभी जरूर है कि मैं विकास दुबे के जो भाई हैं उनके घर के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर उनकी माँ है सल्ला, वो भी रहती है सल्ला दुबे, और साफ तौर पर पुलिस, स्थानीय पुलिस यहाँ पर मौके पर मौजूद है। उसके अलावा मीडिया का जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है। अंदर से अभी खामोशी नजर आ रही, बाहर अभी तक कोई भी नहीं निकला है। और साफ तौर पर बात करें तो विकास दुबे के जो भाई की पत्नी है वो यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा उनकी जो माँ है वो मौजूद है। उसके अलावा परिवार की एक महिला और थी वो भी यहाँ पर मौजूद थी अभी तक की अगर बात करें। लेकिन फिलहाल अभी तक कोई बाहर नहीं निकला है। और बात करें तो वक्त जैसे आगे तक जाकर के एक बार देखिए ना, आगे तक जाकर के अगर कोई गार्ड मिले या कोई और मिले, उनसे ये पूछिए कि क्या इस घर में विकास दुबे आता जाता था? आखिरी बार विकास दुबे यहाँ पर कब देखा गया था? पूछिए एक बार आगे जाके। देखिए, मैं आपको बता दूं यहाँ पर भी कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है। अगर बात करें तो यहाँ पर कोई गार्ड या कोई नौकर भी मौजूद नहीं है। अगर परिवार में जो जानकारी मिली है कि ये उनकी माँ, उसके अलावा विकास दुबे के भाई की पत्नी है और उसके अलावा एक परिवार की महिला वो मौजूद है। लेकिन उन्होंने अपने आप को अंदर बंद किया हुआ है। पूरा जो यहाँ का कैंपस है वो खाली पड़ा हुआ, बाहर से पुलिस के लोग ही नजर आ रहे हैं। और अगर आप रुक जाइए, कुछ कनेक्टिविटी इशू भी आपके साथ में आ रही है। मेरे ख्याल से उमेश जी के पास हमें दोबारा से चलना चाहिए। एनकाउंटर किन हालात में होता है उमेश जी? हम हालात समझने की कोशिश कर लेते हैं, क्योंकि आपका ये कहना है इसे कोट एंड कोट कुक्ड अप स्टोरी घोषित नहीं किया जाना चाहिए। एनकाउंटर किस हालत में अंजाम दिया जाता है? रेयर केसेस में इनकाउंटर होता है जब बदमाश ये कोशिश करता है कि पुलिस पे फायर करे या पुलिस के साथ उलझने की कोशिश करता है। पुलिस को ये लगता है कि अब जो है उसको भी इक्वली रिटेलिएट करना चाहिए। इन्हीं हालात में सामान्यतः इनकाउंटर होते हैं। चाहे आप किसी पुराने बड़े से बड़े वेस्टर्न यूपी के तमाम अपराधियों को देखिए, ये सब अपराध छोड़ के, अपराध के बाद दूसरे फील्ड को इन्होंने ज्वाइन किया तो आज बचे हुए हैं। लेकिन जो लोग अपराध में लगातार लिप्त रहे, अपराध करते रहे और जघन्य अपराध कर रहे हैं, ये भी नहीं कि कोई हल्का अपराध किया हो, 8 पुलिसकर्मियों को मारना, और जैसा कि आपने सुना कि डीजल लेके उनके शव को जलाने की योजना थी, तो ऐसे अपराधी के इनकाउंटर पे, ऐसे अपराधी के मारे जाने पे उमेश जी अगला सवाल, अगर ट्रांजिट रिमांड पर दुर्दांत अपराधी को, जिसने 8 पुलिस वालों का कत्ल किया है, जिसने थाने में घुस करके कत्ल किया है, अगर लेकर के किसी कॉन्वॉय में आ रहे हैं, कितनी सुरक्षा बरती जाती है? मैं समझना इसलिए चाह रहा हूं क्योंकि गाड़ी पलटी, मान लीजिए पीछे की तरफ था विकास दुबे, भागने की भी कोशिश की। एक चीज समझना चाहूंगा, क्या यूपी की पुलिस इतनी कमजोर होती है कि शारीरिक तौर से एक अपराधी जो कि रात भर का जगा हुआ है, कितने दिन से मारा फिर रहा है, उस पर काबू ना पा पाए? क्या यूपी पुलिस इतनी कमजोर होती है कि उनके सामने ही यूं ही अपराधी बिल्कुल भागता हुआ चला जाए, कीचड़ में भी भागता हुआ चला जाए, जिसके एक पांव में रॉड डला हुआ है? अब उस मौके की नजाकत को न हम टीवी पे बैठ के समझ सकते हैं, न घर से बैठ के जुड़ के समझ सकते हैं। मौके की नजाकत तो जो पुलिसकर्मी, जो पुलिस के अधिकारी साथ गए थे, उन्हें ये लगा। इस मौके का जजमेंट ये है, इनकाउंटर मौके का जजमेंट है। इनकाउंटर के लिए कभी कोई निर्देश नहीं होता कि इसका इनकाउंटर करना है या नहीं करना है। ये मौके की नजाकत है। मौके पे जो पुलिस अधिकारी, पुलिसकर्मी मौजूद रहे होंगे, उन्हें ये लगा कि अब इसके से बेहतर कोई विकल्प उनके पास नहीं है। उन्होंने फायर किया और फायरिंग में आप देख रहे हैं कि 4 पुलिस के लोग भी घायल हैं। ऐसा नहीं कि ठीक है, लोग घायल हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हो रहे हैं। तमाम पुलिस के लोग, तमाम पुलिस के अधिकारी, आपने पीछे देखा होगा कि एनकाउंटर के दौरान उन्हें भी अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है, उस सामान्य प्रक्रिया के तहत मारा गया है। और इस पे, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि बहुत बिटवीन द लाइंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये एक अच्छे दुर्दांत अपराधी का अंत हुआ। जो जुडिशियल सिस्टम, जो पुलिस क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम इस देश का है, उससे आप भली भांति वाकिफ हैं कि 20-20 साल, 25-25 साल तक मुकदमे लंबित रहते हैं। उसके बाद जमानत पे छूट के आके फिर वो अपराधी और रजिस्टर्ड अपराधी बन जाता है। खुर्रम एक बार फिर से जुड़ गए हैं कानपुर से।
कानपुर में क्या चल रहा है खुर्रम? चूंकि अभी अभी 4 घायल पुलिस वाले भी लाए गए हैं, उन्हें चोट कहां पर लगी है? देखिए वो बुरी तरीके से घायल है, और जो पूरी वर्दी आपने देखा खुद राशिद कितनी बुरी खून से सनी हुई थी, और जो गोलियां लगी हैं यहाँ पर लगी थी, मैं उनकी बहादुरी पर सवाल नहीं उठाता हूँ, बिल्कुल बहादुरी से डट कर मुकाबला किया। लेकिन मैं एक सवाल ज़रूर चाहता हूँ कि जब कभी ऐसा एनकाउंटर होता जैसे कि बिकरू गाँव में हुआ था तो सारे शहीद हो गए। मैं फिर कहूँगा शिवप्रकाश शुक्ला का एनकाउंटर हुआ तो शिवप्रकाश शुक्ला मारा गया, गाजियाबाद में घेर के मारा गया था। लेकिन जब वो जनपद में एक बहादुर इंस्पेक्टर ने उसको मारने की कोशिश की तो उसने पलट के उसको मार दिया। तो हालात बदलते हैं, एक मतलब अपराधी बहुत ही ताकतवर हो जाता है और एक इतना कमज़ोर होता है कोई भी मार देता है उसको। तो ये क्वेश्चन समझ में आती नहीं है। कि दूसरी बात ये है कि कानपुर की हम बात करें तो कानपुर में सनसनी फैली हुई है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि जो विकास दुबे था वो एक एनकाउंटर मारा गया। अभी भी कई लोग को एतबार नहीं हो रहा कि लोकल से उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि एतबार से बाहर है कि ऐसे कैसे मारा जा सकता है, जबकि वो खुद महाकाल मंदिर जाकर सरेंडर ही किया था, ये कल ही अरेस्ट कर लिया था, पैर से लंगड़ा था, बाहर नहीं सकता था। ये सब बातें आप बता चुके हैं। लेकिन मैं ये हाईलाइट में खड़ा हूँ और आप यहाँ जमावड़ा देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लोग हैं। यहाँ पर पुलिस की संख्या बाहर थोड़ी कम ज़रूर है, लेकिन अंदर जो आकस्मिक विभाग है जो सामने आप देखिए, इसके अंदर पुलिस का जमावड़ा लगा हुआ है। डेड बॉडी अभी भी अंदर है। बात हो रही कि मॉर्चरी ली जाए क्योंकि कल उसकी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आ क्या करना है। लेकिन वो अब 4 जो पुलिसकर्मी थे वो यहाँ आ चुके, जो घायल है बुरी तरीके से, उनका इलाज शुरू होगा। लेकिन सवाल यही हमेशा खड़ा होता है कि आखिर ऐसा मौका क्यों आता है जब एक अपराधी को जो कि आपके कब्जे में होता है, आपके काबू में होता है, वो बेकाबू हो जाता है और इस हद तक बेकाबू होता है कि गोली चला लेता है और वो थ्योरी जो कुकअप होती है सन से बाहर हो जाती है। तो ये सब तमाम बात है जो उठ रहा है। देखिए मारा गया विकास दुबे, इसको लेकर किसी को भी तकलीफ नहीं है, अच्छा है, एक आतंक का प्रयास है वो खत्म हो गया। लेकिन जिस तरीके से मारा, ये लॉ ऑफ द लैंड नहीं कहा जा सकता कि जिस तरीके से मारा जाता है। इससे बेहतर होता अगर आप कोर्ट में ले जा करके साबित करके उसको फांसी की सजा दिलाते तो समझ में आता है हाँ ये वो सजा थी। ठीक है, दीपक पांडे के पास दोबारा से लौटते हुए, दीपक जी आपको लगता नहीं कि एनकाउंटर पर ठीक है एक वो एक अलग एंगल है कि आप लोग आगे भी सवाल उठाते रहेंगे, अभी भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अगर एक बड़े अपराधी का अंत हो गया तो आगे आने वाले दिनों में इस तरह के क्रिमिनल्स को लेकर के ये बड़ी नजीर होगी और उनके मन में डर पैदा होगा कि अपराध करने से पहले 100 बार सोचें, या पुलिस वालों पर हमला करने से पहले भी 100 बार सोचेंगे। भाई ये पहली बार नहीं है कि किसी का इनकाउंटर हुआ। इनकाउंटर तो बहुत सारे अभी योगी सरकार ने सैकड़ों इनकाउंटर किए, उससे पिछली सरकारों ने भी सैकड़ों इनकाउंटर किए हैं। अपराधी इनकाउंटर से नहीं डरते हैं, अपराधी को कड़ी सजा दे करके उससे संलिप्त जितने उसका पूरा जो संगठन होता है अपराधियों को बनाने का, ये उसको अगर एक बार सजा दी जाए या उसको एक बार खत्म करने की अगर चाह बना ली जाए तो शायद आगे कोई पैदा ना हो। ये विकास दुबे मारा गया है, इसके साथ अगला कोई विकास दुबे या उसी के गुर्गा कोई बन के तैयार हो सकता है। वक्तव्य पे मुझे आपत्ति है, ये जिस तरह की बात कह रहे हैं। उमेश जी आप बोलें, उमेश जी आप बिल्कुल अपनी आपत्ति जाहिर करें। उमेश जी बोल सकते हैं आप। उमेश जी आप आपत्ति जाहिर कीजिए, मेरी आपत्ति बस नहीं, उमेश जी को सुनाया जाए। फॉर्मर डीआईजी यूपी पुलिस उमेश जी बोलें। इस विकास दुबे को बनाने वाले क्या प्रश्न करना चाहते हैं, प्रश्न जरा से दोहरा दीजिए। उमेश जी आप कोई आपत्ति जाहिर कर रहे हैं दीपक पांडे की बात पे, बोलें। नहीं मैं आपत्ति जाहिर नहीं कर रहा हूं, मुझे लगता है कि कोई दूसरा व्यक्ति बोल रहा था। अच्छा मैंने कहा कि ये जिस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं, जिस तरह की ये बातें कह रहे हैं कि इनकाउंटर से नहीं, कोर्ट के ट्रायल से और कोर्ट के ट्रायल के एक बार हम एनकाउंटर साइट की तस्वीरें दिखा सकते हैं क्या? एक बार एनकाउंटर साइट की जो पलटी हुई गाड़ी है इसकी तस्वीर एक बार पूरी तरह से दिखा सकते हैं क्या? मैं कुछ पूछना चाह रहा था उमेश जी से। एक बार पूरी स्क्रीन पर लेकर के आइए एनकाउंटर। हाँ, अब ये पलटी हुई गाड़ी दिखाएं। उमेश जी देखें आप, पलटी गाड़ी में 2 दरवाजे नीचे बंद हैं, ऊपर वाले दरवाजे भी बंद हो, ऐसे में विकास जैसा भारी भरकम आदमी खिड़की से कैसे निकल गया? कार से बाकी सिपाही निकल नहीं पाए क्या? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इन तस्वीरों को देखें आप। पलटी गाड़ी में 2 दरवाजे नीचे बंद हैं, ऊपर वाले दरवाजे भी बंद हो, ऐसे में विकास जैसा भारी भरकम आदमी खिड़की से निकल गया क्या? और कार से बाकी सिपाही निकल ही नहीं पाए, इतने मजबूर, इतने लाचार। जैसा मैंने पहले कहा
ये मौके की बात है। यहाँ बैठ के स्टूडियो में बैठ के या घर से बैठ के इसकी मीमांसा बहुत ज्यादा नहीं की जा सकती। ट्रेन में आपने स्टेशन पे देखा होगा, ट्रेन की खिड़कियों में जिसमें कि सामान्यतः आदमी नहीं घुस सकता, लेकिन जब ट्रेन में भीड़ होती है तो लोग उसी खिड़की से ही दूसरे को अंदर कर देते हैं। तो परिस्थितियां क्या थी उस मौके पे, क्या परिस्थितियां थी, कैसे वो निकला, कैसे उसने असलहा छीना, कैसे उसने फायर किया, ये तो जो बेस्ट जज है वो मौके के ही अधिकारी बता सकते हैं। और दूसरी बात ये सारा इसका एक अभियोग पंजीकृत होगा और ये सारी चीजें अंडर जुडिशियल ट्रायल होंगी। इसके एनकाउंटर पे भी जो मुकदमा कायम होगा वो जुडिशरी के पास जाएगा, जुडिशियल ट्रायल उसका होगा और अगर कोई गलत होगा तो उसमें अपने आप कार्रवाई होगी। लेकिन अभी से बहुत ज्यादा हम लोग उसके बारे में, उसके विरोध में या उसके खिलाफ बोल के एक ऐसा कोई माहौल बनाने की कोशिश न करें। जैसे सभी लोग बैठे हैं बोल रहे हैं, सन 2000 से लेकर 2020 तक ये अपराधी पनपता रहा। उस दौरान प्रदेश में सभी पार्टियों की सरकार रही है, इसलिए एक दूसरे के ऊपर ये कहना कि उनके शासनकाल में अपराधी बना या दूसरे के शासनकाल में अपराधी बना, मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं है। और प्रत्येक राजनीतिक व्यक्ति जो वहां का रहा है उसने अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल किया और जब ये आगे बढ़ गया। ओके, ठीक है जी। अजय शुक्ला जी हमारे साथ हैं क्या? अजय जी हमारे साथ? ठीक है, अच्छा अजय जी हमारे साथ में नहीं है। दीपक पांडे आप अपनी बात पूरी करें, उसके बाद मैं प्रियंका जी के पास में जाता हूं। जैसे अभी एक्स डीआईजी साहब बोल रहे थे कि अब सभी राजनीतिक पार्टियों से संबंध था, तो मेरा बस एक ही सवाल है, जिस सवाल को लेकर मैं बार बार बोल रहा है कि उन राजनीतिक पार्टी के नेताओं को, उन अधिकारियों को कब सजा मिलेगी? क्योंकि देखिए आपने देखा होगा इससे पहले भी तमाम इनकाउंटर हुए। अजय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे चीफ एडिटर ITV नेटवर्क। अजय जी, मैं 6-7 पॉइंटर्स मेरे दिल में आ रहे हैं, थोड़ा सा आप भी समझें और इस पर रोशनी डालें आप। कल जब एक ऐसे वक्त में, क्या हम एक बार सभी गेस्ट को लेकर के आ सकते हैं स्क्रीन पर? हाँ, क्या एक ऐसे वक्त में अजय जी जब दिन भर चार्टर्ड प्लेन की खबरें थी, फिर सड़क के रास्ते से क्यों ले आया गया? पहला सवाल। पुलिस के काफिले में कई गाड़ियां थी, एक्सीडेंट सिर्फ उसी गाड़ी का हुआ जिसमें विकास सवार था, ये दूसरा सवाल उठता है। मीडिया को जानबूझकर टोल प्लाजा से पहले आखिरकार क्यों रोका गया? विकास को हथकड़ी क्यों नहीं लगाई गई? कौन से बड़े खुलासे करने वाला था विकास दुबे? और सबसे बड़ी बात, उज्जैन में गिरफ्तारी की अब ये माना जाए कि स्क्रिप्टेड थी। क्या उज्जैन में पुलिस वालों ने गांधीगिरी दिखाई? और उससे भी बड़ी चीज यह है, अब आगे जांच क्या होगी? देखिए, एक चीज ये एक बड़ी अच्छी चीज है, मैं अभी सुन रहा था उमेश जी का। उमेश जी कह रहे थे कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम को लोग समझते हैं और उसमें यदि विकास दुबे आता तो 2500 साल मुकदमा चलता और पता नहीं क्या होता। फिर उसके बाद में जब वो इनकाउंटर वाली कहानी पे आते हैं तो कहते हैं वो जुडिशियल सिस्टम में वो आएगा और होगा और चेक होगा और क्या है। मतलब दो बातें हैं पुलिस के में। एक, ये पुलिस फैमिली से मैं भी हूँ और पुलिस फैमिली की स्थितियों को मैं देखता हूँ, जानता हूँ। और मुझे आज भी याद आता है कि जब 2006 में 5 में एक सजा होनी थी किसी को, कहीं के आतंकवादी टाइप के लोग जेल में बंद थे और उसके बाद में ये था कि उम्मीद हुई कि कल ये कोर्ट से बरी हो जाएंगे। तो जिस दिन सजा सुनाई जानी थी उस दिन कोर्ट से ले जाते समय यही कहानी बताई गई थी कि उन्हें ले जा रहे थे, उनके साथी छुड़ाने आ गए और फायरिंग हुई और 4 पुलिसकर्मी घायल हुए और वो मारा गया। तो सेम स्थिति ये है, यहाँ पर भी कमोबेश वही स्टाइल है। और मुझे आज भी याद आता है, चूंकि उसमें कुछ अपने लोग भी थे, कि कैसे कैसे उन्हें अपने अपने गोली के और क्या निशान बनाए गए थे, क्या किया गया था। मैं उस पर ज्यादा नहीं जाना चाहता हूँ। ठीक है। नंबर 2, आपने जो सवाल किए उन सवालों पे आता हूँ कि सबसे बड़ी चीज, उसे जब वहां अरेस्ट किया गया तो मध्य प्रदेश पुलिस की कस्टडी में वो रहा थोड़ी देर। उतनी देर में उसके तमाम सारे एविडेंसेस के बारे में वहां की पुलिस ने इन्वेस्टिगेट कर लिया। इन्वेस्टिगेट करने के बाद में क्या डिस्ट्रॉय करना है या क्या रखना है, क्या कुछ है, वो उनके हाथ में था। और क्या क्रिएट करना है, तो दोनों चीजें हैं। उसके बाद में अजय जी कुछ कनेक्टिविटी इश्यूज भी आ रहे हैं, दोबारा एक काम कर लेते हैं, दोबारा से आपको हम रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा। विकास दुबे एनकाउंटर में ढेर हुआ है, हर एक खबर की पड़ताल, बड़ी कवरेज, पहली तस्वीर, पहली खबर, पहली ब्रेकिंग, सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर।